कहते हैं हर कहानी का एक आगाज़ होता है और कहानी शुरू होती है समुद्र के एक शांत किनारे से, जहाँ कोवलम की लहरों में सूरज हर सुबह नई रोशनी लेकर आता है। सोने जैसी मिट्टी और नर्म हवाओं में छुपी होती है एक पुरानी कहानी। फिर हम चलते हैं पुवार की ओर, जहाँ नदी और समुद्र का मिलन एक डिवाइन पेंटिंग जैसा महसूस होता है। ये ज़मीन नहीं, ये एक ड्रीमस्केप है। तिरुवनंतपुरम केवल एक शहर नहीं, एक संस्कृति का जीवित रूप। मंदिरों की घंटियाँ और रात की शांति, यहाँ इतिहास और आज साथ साथ चलते हैं। और अंत में कन्याकुमारी, भारत का अंतिम कोना, 3 समुद्रों का संगम और एक सूर्यास्त जिसमें पूरी दुनिया की खामोशी गुनगुनाती है। ये सफ़र एक व्लॉग नहीं, ये एक सिनेमैटिक जर्नी है। देखना है साउथ का असली रूप, तो चलिए मेरे साथ। सबसे पहले हम निकलते हैं उस जगह की ओर जहाँ सुबह की पहली किरणें समुद्र को टकराकर सुनहरी हो जाती है, जहाँ रेत पर चलना किसी सपने में चलने जैसा लगता है। जी हाँ, कोवलम, केरल का वो किनारा जो सिर्फ बीच नहीं, एक एहसास है, एक कहानी है और हमारी साउथ इंडिया व्लॉग की पहली मंजिल। यहाँ की लाइट हाउस बीच, शांत समुद्र और रंग बिरंगे बोट्स, सब कुछ जैसे किसी फिल्म का सीन हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस जगह से जहाँ सुकून लहरों की आवाज़ में छुपा होता है। कोवलम, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर साउथ इंडिया स्टोरी। 20 रुपये में तो बहुत वर्थ इट है। आप लिफ्ट से भी ऊपर आ सकते हो, अगर पैदल आना है तो पैदल भी आ सकते हो। पैदल ये है कि स्टेयर्स है तो आप थक भी सकते हो। भाई साहब क्या व्यू आ रहा है ना पीछे, ओहो। और ये 5 बजे तक ही होता है, 5 बजे के बाद बंद हो जाता है। पर व्यू बहुत सुंदर आ रहा है पूरे कोवलम शहर का। हम खड़े हैं उस जगह पर जहाँ से कोवलम सिर्फ एक बीच नहीं, बल्कि एक पूरा शहर, एक नज़ारा बन जाता है। ये है कोवलम लाइट हाउस। ऊंचाई से दिखता हर एक कोना, नीला समुद्र और दूर तक फैली हरियाली। हर तरफ शांति है और सामने वो नज़ारा जो शायद ज़िंदगी में एक बार ही देखने को मिले। इस लाइट हाउस से दिखती है पूरी कोवलम की आत्मा, एक सिनेमैटिक फ्रेम में बंद साउथ इंडिया की सबसे खूबसूरत तस्वीर। अभी हम उस लाइट हाउस के ऊपर थे, उधर से कैसा दिख रहा था और दूर से कैसा दिख रहा है ना भाई साहब, उसके ऊपर से तो व्यू काफ़ी अच्छा आता है। और अभी तो चलो सारे टूरिस्ट खाली कर दिए उन्होंने। और जैसे ही हम इस ऊंचाई से नीचे उतरते हैं, हम पहुंचते हैं उस जगह जिसे देख के लगता है जैसे लाइट हाउस खुद इसकी रखवाली कर रहा हो। यही है लाइट हाउस बीच, कोवलम का सबसे फेमस और सबसे हसीन किनारा, जहां लहरें हर वक्त किनारों से बात करती हैं और टूरिस्ट इस नीले समुद्र में अपनी थकान भुला देते हैं। और सबसे ख़ास बात, शाम होते ही जब सूरज समुद्र में ढलता है तो यही लाइट हाउस बीच सोने की तरह चमकने लगता है। ये जगह नहीं, एक पूरा एहसास है, एक प्रेम जिसे छोड़ने का मन नहीं करता। और इसके बाद जैसे ही हम अपने होटल पहुंचे, अचानक से बारिश शुरू हो गई थी। केरला की यही खासियत है, यहाँ आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कब धूप होगी और कब बादल बरस पड़ेंगे। कुछ मिनट पहले तक साफ आसमान था और अब हर चीज़ भीग चुकी थी। और हाँ, हमारा स्टे था कोवलम का एक शानदार होटल में, उदय समुद्र। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो अपने कंफर्ट, लग्जरी और लोकेशन के लिए जानी जाती है। यहाँ के कमरे, इंटीरियर्स और वाइब्स
सब कुछ एक रॉयल हॉलिडे जैसा फील देता है। और सबसे कमाल की बात, इस होटल के पीछे है एक प्राइवेट बीच जहाँ शांति, सुकून है और कोई भीड़ भाड़ नहीं। ये अपना होटल है और इनके पीछे पूरा प्राइवेट बीच है, मतलब बीच नहीं है, वैसे वॉक कर सकते हो। बिल्कुल साइड में समुद्र है और ये पत्थर है, ऐसा सिस्टम है। चलो ये भी ठीक है, मतलब पब्लिक बीच नहीं है ना, जिसका मतलब जो होटल वाले हैं सिर्फ वही आ सकते हैं यहाँ और कोई नहीं आ सकता। दिन भर की थकान के बाद जब रात होती है तो उदय समुद्र एकदम अलग ही अंदाज में सामने आता है। लाइट्स ऑन और लग्जरी खुलकर सामने आती है। सारा होटल एक रॉयल पैलेस की तरह जगमगा उठता है। वैसे तो कोवलम में सिर्फ एक नहीं कई बीच हैं, लेकिन उन्हीं में से एक है हवा बीच। थोड़ा शांत, थोड़ा लोकल और अपनी सादगी में भी बेहद खूबसूरत। तो अभी हम आ चुके हैं कोवलम के हवा बीच पर। हवा बीच का मतलब यही है कि इधर हवा ज़्यादा चलती है और ये समुद्र की लहरें ज़्यादा आती है। आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, इधर लहरें ज़्यादा है, इधर ज़्यादा टूरिस्ट भी नहीं है क्योंकि स्विमिंग है नहीं, पब्लिक बीच है। वैसे तो स्विमिंग प्रोहिबिटेड है क्योंकि पहली हवा इतनी है और सेफ्टी का फिर वो हो जाएगा। इधर सारे होटल्स वगैरह हैं पर सारे वो है सस्ते में मिल जाएंगे, 2000, 2500, 3000 में। ये सस्ता ही है जगह के हिसाब से, पर ये ओल्ड प्रॉपर्टीज हैं, इधर ज़्यादा खास वगैरह रूम्स नहीं मिलेंगे। बाकी लोकेशन अच्छी है, लेने का सोच सकते हो। और फिर कोवलम की भीड़ से थोड़ा दूर निकलते हैं हम एक ऐसी जगह की तरफ जहाँ समुद्र सिर्फ लहरें नहीं लाता बल्कि आस्था की गूंज भी। ये है आजीमाला शिव मंदिर। सीधी खड़ी चट्टानों के ऊपर पीछे गहराई लिए समुद्र और सामने भगवान शिव की एक विशाल मूर्ति जो आपको देखती नहीं बल्कि आपके अंदर झांकती है। 22 फीट ऊंची ये मूर्ति ध्यान में लीन शिव को दर्शाती है, लेकिन उसकी ऊर्जा पूरे माहौल में महसूस होती है। ये कोई आम मंदिर नहीं, यहाँ लगता है जैसे प्रकृति और परमात्मा खुद आमने सामने बैठे हों। आजीमाला मंदिर के बाद हम निकले एक बिल्कुल अलग दुनिया की ओर, पुवार बैकवाटर्स की तरफ, जहाँ रास्ता नहीं बल्कि वाटरवे होता है, जहाँ सड़कें नहीं बल्कि बोट्स चलती हैं। जैसे ही हम अपनी मोटर बोट में बैठे, चारों तरफ एकदम शांति थी। धीरे धीरे बहता पानी, साइड में झुके हुए पाम ट्रीज और आसपास सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी। पुवार की खास बात सिर्फ इसका पानी नहीं, यहाँ की हवा भी जिंदा लगती है, क्योंकि चारों तरफ हर पेड़, हर झाड़ी, हर कोना कई पक्षियों का घर है। पुवार की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर रिवर, लेक और सी तीनों एक साथ मिलते हैं, वो भी एक ही जगह पर। जैसे ही हमारी बोट डीप बैकवाटर्स में गई, रास्ते में दिखे फ्लोटिंग कॉटेजेस, छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ने वाले लोग और डेंस मैंग्रोव्स। कभी कभी लगता है जैसे हम केरल में नहीं किसी फॉरेन लोकेशन पर हों। और फिर आया वो पॉइंट जहाँ दोनों तरफ पानी और बीच में बस एक पतली सी सैंड स्ट्रिप। वो था गोल्डन सैंड बीच। ये स्पोर्ट राइड में ना जैसे काफ़ी पॉइंट दिखाते हैं, ये उनमें से एक है ये बीच पर रोक सकते हो आप, पर टाइम लिमिटेड होता है ना, क्योंकि 2 घंटे की राइड है। 15-20 मतलब आधा घंटा मैक्सिमम लगा सकते हो आप इधर।
गोल्डन सैंड बीच, एक तरफ शांत बैकवाटर्स और दूसरी ओर बेखौफ लहरों वाला समुद्र। बीच में फैली हुई ये गोल्डन स्ट्रिप इतनी पतली कि एक पल के लिए लगे जैसे दो सागरों के बीच चल रहे हों। यहाँ हवा अलग चलती है और रेत बिल्कुल सुनहरी सी चमकती है। कदम रखते ही लगता है जैसे टाइम स्लो मोशन में चलने लगा हो। कोई भीड़ नहीं, कोई शोर नहीं, बस समुद्र की आवाज़, हल्की धूप और सामने फैला हुआ एक सिनेमैटिक फ्रेम। जो मैं बता रहा था ना कि रिजॉर्ट्स वगैरह भी है इस नदी के तट पर, एक उधर है और वो फ्लोटिंग वाले उधर थे, मतलब काफ़ी सारे थे। क्लब महिंद्रा का भी आया था, एक गवर्नमेंट भी आया था। ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब पूरा ही बड़ा रिजॉर्ट, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ना। इधर रुक भी सकते हो, एक वो पीछे भी दिख रहे हैं मुझे कुछ बिल्डिंग, वो भी रिजॉर्ट ही होंगे क्योंकि वही होते हैं ना सब कुछ। इधर कैमल राइडिंग भी है, सब कुछ कर सकते हो। तो अपना उस तरफ है सारा अरेबियन सी, उस तरफ अरेबियन सी है, इधर तक ही जा सकते हैं। इधर रोप लगी हुई है, आगे जा नहीं सकते, तो अभी कोई बंदा दिख नहीं रहा ना। कुछ घर गुर दिख रहे हैं, फैक्ट्री वुक्ट्री होगी वो तो। और बाकी ये अपना सारा इंडियन ओशन है, सारा इंडियन ओशन। और पुवार के बैकवाटर्स को एंजॉय करने के बाद हम सीधा निकलते हैं केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की ओर। ये शहर कल्चरल और स्पिरिचुअल हेरिटेज से भरा हुआ है और यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। ये मंदिर ना सिर्फ केरल बल्कि पूरे भारत के सबसे रहस्यमय और रिचेस्ट टेम्पल्स में गिना जाता है। यह भगवान विष्णु की भव्य मूर्ति शयन मुद्रा में विराजमान है और आर्किटेक्चर इतना डिटेल्ड है कि हर दीवार जैसे कोई कहानी सुना रहा हो। टेम्पल का एटमॉस्फेयर इतना डिवाइन होता है कि भीड़ में खड़े रहकर भी एक अलग शांति महसूस होती है। ये वो जगह है जहाँ श्रद्धा, इतिहास और भव्यता तीनों एक साथ मिलते हैं। तिरुवनंतपुरम हमें एकदम अलग ही वाइब देता है क्योंकि इसी शहर में है इंडिया का सबसे बड़ा मॉल लुलु मॉल, जहां एक और केरला की संस्कृति गहराई है, वही दूसरी ओर ये मॉडर्न स्ट्रक्चर शॉपिंग, फूड और एंटरटेनमेंट का पूरा हब है। यहाँ लोकल से लेकर इंटरनेशनल ब्रांड्स तक सब मिलते हैं और एक प्रॉपर फैमिली हैंगआउट स्पॉट जैसा फील आता है। थोड़ा स्पिरिचुअल, थोड़ा अर्बन। तिरुवनंतपुरम सच में एक परफेक्ट बैलेंस वाला शहर है। और इसके बाद हम निकलते हैं अपनी साउथ इंडिया जर्नी की लास्ट डेस्टिनेशन की ओर। एक ऐसी ज़मीन जहाँ से आगे कुछ नहीं, सिर्फ समुद्र, कन्याकुमारी, भारत की आखिरी सीमा, जहाँ सूरज समुद्र से निकलता भी है और उसी में डूब भी जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ तीन समुद्र मिलते हैं और लगता है जैसे पूरा देश वहाँ आकर ख़त्म नहीं बल्कि कुछ नया शुरू करता है। अब मिलते हैं वहाँ जहाँ ज़मीन ख़त्म होती है और असली अनुभव शुरू। कन्याकुमारी का असली मैजिक मेनलैंड से थोड़ा दूर समुद्र के बीचों बीच छुपा हुआ है। यहाँ पहुँचने के लिए हमें लेनी पड़ती है एक फेरी राइड और इसकी टिकट भी है। इधर दो टिकट्स है, 100 और 300 वाली। 100 में क्या है कि आपका 1.5-2 घंटे में नंबर आएगा, 1 घंटा लग सकता है। और 300 वाला क्या है कि सीधा आप जाओ, कोई लाइन नहीं है, बस लाइन के हैं कि टाइम बचेगा और कुछ नहीं है। फेरी वही होगी, सब कुछ वही होगा, सीट वही होगी, सब कुछ सेम, बस ये है कि टाइम नहीं लगेगा। सीधा अंदर जाओ, टिकट लो, 10-15 मिनट लगेंगे, अपना जाओ। भाई साहब पहुंच तो गए, पर ये फेरी वाला सिस्टम बड़ा बेकार सा है। मतलब कुछ मेंटेनेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक में 150 बंदे डाल रहे हैं, तो बेकार सा लगता है ना। चलो पहुंच तो गए, अब इधर घूमते हैं। यहाँ पर आकर जहाँ एक और तेज़ हवा चलती है तो दूसरी ओर
चारों तरफ फैला होता है ब्लू ओशन। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखता है विवेकानंदा रॉक मेमोरियल। ये वो जगह है जहाँ स्वामी विवेकानंद ने समुद्र के सामने ध्यान लगाया था और यहीं उन्हें मिला था उनका लाइफ पर्पस। पूरा स्ट्रक्चर एकदम शांत, एकदम स्पिरिचुअल फील देता है। यहाँ खड़े होकर चारों तरफ से पानी दिखता है और मन में एक अजीब सी शांति बढ़ जाती है। आप देखोगे इन दो आइलैंड्स को जोड़ा हुआ है, वो भी एक ग्लास ब्रिज से। नीचे ग्लास है और ऊपर एक ब्रिज बनाया हुआ है। ऐसा आप सुनते हो ना। अब हम उस स्टैचू की ओर जाते हैं। उसकी भी टिकट थी जो 30 रुपए थी। नाम का ग्लास ब्रिज है बस। ग्लास तो साफ नहीं है तो दिखता नहीं है कुछ नीचे, थोड़ा ब्लर ब्लर सा है बिल्कुल। यह है थिरुवल्लुवार स्टैचू, एक विशाल मूर्ति जो तमिल संस्कृति के महान कवि थिरुवल्लुवार को समर्पित है। ये स्टैचू इतनी ऊंची है कि लगता है जैसे वो पूरे समुद्र पर नजर रख रही हो। एक और अध्यात्म, दूसरी ओर साहित्य और संस्कृति। इन दोनों मॉन्यूमेंट्स के साथ कन्याकुमारी का ये लास्ट पॉइंट सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि एक रियलाइजेशन पॉइंट बन जाता है। यहाँ आकर लगता है जैसे हम भारत के सिरों में नहीं बल्कि उसकी आत्मा में खड़े हों। बहुत भीड़ है यार, बहुत भीड़ है। जगह कम है, भीड़ ज़्यादा है। ऐसा है, जिसको भीड़ पसंद नहीं है आप स्किप भी कर सकते हैं। कन्याकुमारी में इसी के साथ साथ एक और जगह भी है जो बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन वहाँ पहुँचकर सारे दिल से जुड़ जाते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर, जो कि साउथ इंडिया के सबसे पवित्र रूपों में से एक भगवान वेंकटेश्वरा को समर्पित है। ये मंदिर ज़्यादा बड़ा नहीं, ना ही भीड़ भाड़ से भरा हुआ, लेकिन इसकी एनर्जी और ऑरा बहुत ही शांत और पवित्र है। मंदिर का आर्किटेक्चर सिंपल है, लेकिन अंदर का वाइब पूरी तरह से डिवाइन। ये कन्याकुमारी की एक ऐसी जगह है जहाँ न सिर्फ दर्शन होते हैं बल्कि स्पिरिचुअल कनेक्शन भी बनता है। इसके बाद हम चलते हैं कन्याकुमारी के उस पल की ओर जिसे देखने हर कोई यहाँ आता है। सनसेट पॉइंट, एक ऐसा किनारा जहाँ समुद्र सिर्फ पानी नहीं लगता बल्कि एक चलती हुई कविता जैसा महसूस होता है। जैसे ही सूरज धीरे धीरे नीचे उतरता है, पूरा आसमान ऑरेंज और गोल्डन रंगों में बदल जाता है। चारों तरफ भीड़ होती है, लेकिन फिर भी हर कोई चुप रहता है, क्योंकि यह नज़ारा बोलने नहीं महसूस करने के लिए होता है। यहाँ खड़े होकर लगता है कि हम भारत के आखिरी किनारे पर नहीं बल्कि उसके सबसे ब्यूटीफुल एंड पर खड़े हैं, जहाँ दिन खत्म होता है पर यादें शुरू होती हैं। और इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी साउथ इंडिया की ये खूबसूरत जर्नी। हर मोड़ पर एक नया रंग मिला, हर जगह ने कोई नई कहानी सुनाई। हमने सिर्फ जगह नहीं देखी, हमने उन्हें फील किया, उनकी हवा में सांस ली और हर पल को अपने कैमरे में नहीं अपने दिल में कैद किया। मिलते हैं अगले सफ़र में एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रॉम द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, कन्याकुमारी।